Hello everyone. Today I am going to explain you about the chapter number 8 of economics agriculture sector. In agriculture sector we have to proceed with the importance of agriculture sector. Present scenario means present situation क्या है agriculture sector की हमारे इंडिया के अंदर. उसके बाद causes of low productivity means क्या कारण है जिसके अकॉर्डिंग टू हमारे एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन लो हो रहा है. दैट आर ऑफ 3 इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एंड अदर फैक्टर्स. और उसको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए क्या मेजर्स लेंगे. सो दैट ऑल वी हैव टू कंटिन्यू विथ. और मॉडर्न एग्रीकल्चर नावाडेज जो भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वो हम इस सेशन में पढ़ेंगे. अब शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंस. यहाँ पर इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी जो होती है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर. सो दैट इज़ विथ द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स. तो अर्लियर क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ फूड ग्रेन्स और वेजिटेबल्स ग्रो होते थे. पर नावाडेज अदर दैन दैट ऑल्सो हैव टू बी मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर. प्लांटेशन और सो मैनी मोर. तो जैसे जैसे प्रोडक्शन में वेरिएशंस आए, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में वेरिएशंस आए, वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगा. पहले फ्लावर्स इतने सारे नहीं ग्रो करते थे. टी प्रोडक्शन, टी प्लांटेशन करते थे. सो दैट ऑल हैव टू बी वेरिड अकॉर्डिंगली. तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंस देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर का. इम्पोर्टेंस हमारे इंडिया के अंदर मोर देन 70% पीपल आर रिसाइड एंड डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर. और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट एग्रीकल्चर सेक्टर से होता है और एक्सपोर्ट भी होता है. सो हियर इन द लाइफ लाइन है हमारे इंडिया की एग्रीकल्चर, जिसके बिना बैकबोन है, जिसके बिना हमारी इकोनॉमी नहीं स्ट्रेंथन हो सकती है. तो इंडियन इकोनॉमी इज़ डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स. जैसे कि अलग अलग रीजन वाइज डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन होते हैं. जैसे कि हरियाणा और पंजाब में फूड ग्रेन्स जैसे कि गेहूं का उत्पादन होता है. वैसे ही वलसाड़ गुजरात के अंदर फ्रूट्स, मैंगो फ्रूट्स ज़्यादा. वैसे कश्मीर के अंदर एप्पल्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. सो वेरिएशंस आते हैं अकॉर्डिंग टू द रीजन. टी आसाम के अंदर होते हैं. सो सेम वे सिचुएशंस एग्रीकल्चर की अलग अलग एरिया वाइज डिफरेंट होती है. और इंडस्ट्रीज मोस्ट प्रॉब्ली डिपेंड ऑन दिस सेक्टर. सो हियर Indian agriculture sector fails to produce food grains, vegetables, fruits and flowers. Not only affect but raw material which are cash crop. कैश क्रॉप में पैसा ज़्यादा मिलता था, तो इसीलिए इंडियन फार्मर्स फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के अंदर प्रोडक्शन कम करने लगे. And that also fails in that situation. Agriculture goods are not be available in enough quantity. तो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो पैदावार है, अवेलेबिलिटी, वो नहीं अच्छी थी. देयरफॉर कॉस्टलियर, महंगा पड़ने लगा क्योंकि शॉर्टेज अराइज हुई एंड इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द पीपल. जो बेसिक नेसेसिटीज़ जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से ही फुलफिल होगी. इन एडिशन द बिग प्रोपोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, 68.8% ऑफ पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस लिव इन रूरल एरिया. गांव में रहते हैं, विलेज एरिया के अंदर. एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फेल्स दैन इनकम ऑफ द बिग मास गेट नेगेटिवली अफेक्ट. अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फेल होता है तो नेगेटिव इफेक्ट आ सकती है. सो दे हैव टू रिड्यूस द डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होगी. थस ऑन द वन साइड इंडस्ट्रीज आर नॉट गेटिंग इनफ रॉ मटीरियल.
क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगा तो रॉ मटेरियल नहीं होगा. ऑन द अदर साइड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर नॉट adequately demanded. Thus, it can be said that agriculture provide failure to industrial sector. एग्रीकल्चर से रॉ प्रोडक्शन नहीं होगा, रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में नहीं होगा तो वो इंडस्ट्री को प्रोवाइड नहीं करेंगे, और इंडस्ट्री को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री ऑल्सो हैव टू बी फेल. इसीलिए बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. And where both the badly affected. It is very obvious to say that the third sector, service sector, third sector हमारा service sector है, that also have to be demanded. Agriculture sector fails then entire economy fails. तो क्योंकि एग्रीकल्चर फेल हुआ तो इंडस्ट्री फेल होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड होगा, और इंडस्ट्री अगर फेल हुआ तो उसके डिपेंडेंट सर्विस सेक्टर है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग सर्विस है, इंश्योरेंस सर्विस, तो वो सब फेल होंगे. सो एग्रीकल्चर सेक्टर इज नोन एज द बैकबोन ऑफ द नेशन. नाउ इंडिया utilizes industrialization since 1956. सेकेंड 5-year प्लान. फर्स्ट 5-year प्लान 1951 से 55 तक का था, और सेकेंड 5-year प्लान 1956 से इम्प्लीमेंट हुआ. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड एफर्ट टू इंडस्ट्रियलाइज द नेशन, बट even today India is known as a agriculture oriented economy. सेकेंड 5-year प्लान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मीन्स इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करें. बिग एम्पायर हैव टू बी एस्टेब्लिश्ड एंड मोर प्रोडक्शन करें. फिर भी आज ऐसा माना जाता है कि इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी. It should be noticed that due to planning efforts depend on agricultural production, income, employment, export revenue, etc. have been reduced. तो यहाँ पर सब एफर्ट करते हैं, then also that have to be reduced. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होगा. एक्सपोर्ट रेवेन्यू मीन्स सामान बेचते हैं विदेशों में और उसके ऊपर से पैसे आते हैं. सो दैट इन स्पाइट ऑफ दिस इवन टुडे द डेवलपमेंट रेट ऑफ इकोनॉमीज डिपेंड ऑन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर सेक्टर. तो हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर के डिपेंडेंट है, तो इसीलिए ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इज द डेवलपमेंटल रेट ऑफ इकोनॉमी. Now we have to go through the present scenario of the agriculture sector in India. मीन्स हाल की परिस्थिति क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर. इंडिया हैज़ एन एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एंड इवन आफ्टर द ब्रिटिश रूल. तो पहले से ही हमारा इंडिया जब से एग्जिस्ट हुआ तब से लेकर आज तक हमारा एग्रीकल्चर बेस ही कहलाता है इकोनॉमी. ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड मीन्स हर एक गवर्नमेंट जो आती है वो 5-year प्लान रखती है. सो दैट इज कॉल्ड द प्लानिंग पीरियड. इंडस्ट्रियलाइजेशन इज मेनली फोकस्ड अपॉन एंड ड्यू टू दैट compared to past the present scenario of agriculture shows abnormal changes. मीन्स जो चेंजेस है वो सिंपल नहीं होता है, दैट आर एग्रीकल्चर बेस्ड चेंजेस. प्रेजेंटली एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स मच मोर इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट. तो ये सब में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है. एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हुआ है, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और एक्सपोर्ट इनकम ऑल्सो हैव टू बी जनरेटेड. बट change have been prevalent in this area. Though agriculture sector provides a maximum employment to the economy,
इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द शेयर इन टोटल रेवेन्यू, दैट इज टोटल रेवेन्यू का मतलब है नेशनल इनकम में, कंपेयर टू द अदर सेक्टर इकोनॉमी इज लीस्ट, कम है। टोटल रेवेन्यू के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का कंट्रीब्यूशन कम है। टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस अबाउट दिस देयर टाइप एंड डायरेक्शन, लेट अस एग्जामिन द सेवरल फैक्टर्स। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिनेरियो के फैक्टर्स दिए गए हैं। जनरली क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों इम्प्लीमेंट करना लगा, यहाँ पर हमारे कंट्री के अंदर कंपैरिजन किया गया डेवलप्ड कंट्री की। तो डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो भी इनकम जनरेट होती है, नेशनल इनकम जनरेट होती है, वो नेशनल इनकम सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में से आती है और दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर को कम इम्पोर्टेंस दिया गया और इंडस्ट्री को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया, जिससे मोर एंड मोर इनकम जनरेट कर पाए और नेशनल इनकम कैन बी जनरेटेड मोर। तो वैसे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिया गया है, नेशनल इनकम का कंट्रीब्यूशन इन आर इंडिया 1951 के अंदर it is in the percentage, that is of 53.1%, मीन्स पूरा 100% होता है इनकम, तो मोर देन 50% इनकम जनरेट होती थी एग्रीकल्चर में से। 1960-61 में 48.7 हुआ, देन 1970-71 में 42.3 हुआ, अगेन दैट हैव टू बी डिक्लाइनिंग। ये जो ग्राफ है वो डिक्लाइन हो रहा है। 80-81 में अगेन दैट इज डिक्लाइनिंग 36.1% से, एंड 1991 जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, तब ओनली 29.6% हुआ एग्रीकल्चर का इनकम। पूरे नेशनल इनकम 100% है, तो एग्रीकल्चर ओनली 29.6%। एंड 2001 के अंदर 22.3% और बहुत ही कम पूरी नेशनल इनकम जो होती है उसके अंदर से 2011-12 में 13.9% ओनली इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो दैट इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन 1950 से लेकर 2011-12. Now you can observe this GDP. GDP का मतलब है ग्रॉस नेशनल इनकम। तो ये कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग हो रहा था। So this fall in the contribution in the national income of agriculture sector is due to speedy progress of non-agriculture sector. Non-agriculture sector means industry or service sector. And the development of agriculture sector in India has become a complex issue. Means बहुत ही बड़ा issue हो गया था, क्योंकि उसमें से इनकम नहीं जनरेट हो रही थी और उसका एम्प्लॉयमेंट पर क्या इफेक्ट हुआ। It is agricultural sector which provides maximum employment in India. एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें से ज़्यादा एंगेज रहते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। कुछ भी काम धंधा नहीं मिला तो पेरेंट्स का जो खेती बाड़ी है वो संभाल लेते हैं। सो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हैव टू बी एंगेज विद द एग्रीकल्चर सेक्टर। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 72% population was engaged in the agriculture, allied agriculture activities. Allied agriculture का मतलब है उसके बेस्ड पर जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि घास चारा कहाँ से होगा एग्रीकल्चर, और घास चारा के लिए कैटल रेयरिंग का मतलब है कि जानवरों को पालना। फिशरीज़ का मतलब है कि सी कोस्टल एरिया साइड जो होते हैं मछुआरे, वो फिशिंग का काम करते हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैव द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। देन पोल्ट्री फार्मिंग,
तो ये जो सब है, पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब है जो मुर्गी और उसके एग्स जो है उसका प्रोडक्शन करना। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया द डेवलपमेंट प्रोसेस हैज़ बिकम स्पीडियर, स्पेशली डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। ये दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो वो ट्रांजैक्शन किससे करेंगे, बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे। और जब बैंक है वो सर्विस सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट अंदर होंगे तो उसका इंश्योरेंस निकलवाना पड़ेगा, सामान का इंश्योरेंस निकलवाना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस सर्विस है। जो रेंट है दैट इज़ ऑल्सो द सर्विस। कभी लैंड रेंट पर लेते हैं, बिल्डिंग रेंट पर लेते हैं, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन, वाटर फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़, तो ये सब क्या है, सर्विस सेक्टर है। तो सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो डेवलप्ड मोर with the industry and service sector, achieved much faster than growth than the agriculture sector. Therefore, employment dependency on agriculture has been reduced. और इंडस्ट्रीज़ के अंदर और सर्विस सेक्टर में इनकम ज़्यादा जनरेट होने लगी, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस्ड होने लगा, उसकी डिपेंडेंसी कम होने लगी। एंड 2001-2 के अंदर इट वॉज 58% विच कम्स टू 49% इन द ईयर 2014-15। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर मीन्स यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो था आफ्टर इंडिपेंडेंस 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में था, वो 21 सेंचुरी के अंदर 51 हुआ एंड दैट कम टू डिक्लाइन टू 49% इन 2014-15। सो ये आधे से भी कम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर प्रिफर करते हैं टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट इनकम, मीन्स जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो बाहर डिस्ट्रीब्यूट करना, आउट ऑफ कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन करना, सो दैट इज एक्सपोर्ट इनकम। Indian agriculture helps our country to earn foreign exchange by exporting necessary exports, and it helps to import necessary goods which are not produced or produced less in the country। तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और इम्पोर्ट कम करेंगे, तो our necessary have to be fulfilled. During the independence period, total contribution of India's total export earning of 70%। एक्सपोर्ट अर्निंग 70% मीन्स पूरी नेशनल इनकम जो 100% होती उसमें से एक्सपोर्ट अर्निंग एग्रीकल्चर की 70% में थी फ्रॉम द एग्रीकल्चर। बट ड्यू टू द डेवलपमेंट प्रोसेस इंडस्ट्रियल सर्विसेज topmost at the topmost, and thus the contribution of agriculture sector in export earning has reduced। तो बढ़ावा मिला इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को, तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट अर्निंग हैज़ बिन रिड्यूस्ड। और जब कम हुआ तो दैट हैव टू बी 2013-14 के अंदर एक्सपोर्ट अर्निंग ओनली एंड ओनली 14.2% हुआ, जो पूरा 70% था इंडिपेंडेंस के दौरान, वो डिक्लाइन होकर डायरेक्टली हो गया 14.2%। नेक्स्ट है लिविंग स्टैंडर्ड। एग्रीकल्चर इज बेसिक सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो सरवाइव कर पाए। एग्रीकल्चर हैज़ कंटिन्यूअस इम्प्रूव लाइफ ऑफ पीपल इन इंडिया। ऑल्सो एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोडक्ट टू टाइप, फूड ग्रेन्स एंड कैश क्रॉप। फूड ग्रेन्स का मतलब है कि ग्रेन्स जैसे कि गेहूँ, पैडी, ज्वार, बाजरा, मेज़, सो दिस ऑल आर कॉल्ड द ग्रेन्स, तुअर। एंड कैश क्रॉप का मतलब है जो हम यूटिलाइज कम करते हैं या नहीं करते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, शुगर कैन, टोबैको, तो ये सब हुए कैश क्रॉप।
all the cereals are included in the food grains, and due to production of this food grains India become the self sufficient. सेल्फ सफिशिएंट का मतलब है कि खुद के कंट्री के अंदर प्रोडक्शन करना और उसके अंदर ही यूटिलाइजेशन करना. ओके, एंड कैश क्रॉप्स आर कॉटन, जूट, ग्राउंडनट ऑयल, सीड्स, शुगर कैन एट्सेट्रा. तो फूड ग्रेन्स में आते हैं सीरियल्स और कैश क्रॉप में आते हैं कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सीड्स, ऑयल, शुगर कैन. तो ये सब रॉ मटेरियल की तरह इंडस्ट्री यूज़ करती है. एंड फूड आइटम्स आर मेनली इंक्लूडेड इन फूड ग्रेन्स एंड दिस हैव शोन राइज इन द प्रोडक्शन. Present farmers are not engaged in the production of vegetable fruits and flowers, क्योंकि उसके अंदर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो दैट हैव टू बी रोटन. Therefore it can be said that agriculture sector is satisfying requirement of agriculture goods of people. Average of food grain availability was 359 ग्राम्स. तो ये एक डेटा याद रखने हैं आपको. अवेलेबिलिटी, एवरेज फूड ग्रेन्स अवेलेबिलिटी 395 ग्राम्स पर हेड पर डे इन ईयर. 2051 which increases to 511 grams in the year 2013. even there was rise in the population बढ़ा है, फिर भी फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी भी बढ़ी है. therefore it can be said that agriculture sector is satisfying requirement of people is in enough quantity, क्योंकि पैदावार बढ़ी है, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है. and due to the average lifespan of the people is also increase. तो अगर सफिशेंट मात्रा में उनको फूड ग्रेन्स अवेलेबल हो गए, जो पास्ट में 395 ग्राम्स पर हेड था, जो अवेलेबिलिटी हो गया 511 ग्राम्स, तो इससे लाइफ स्पैन हैव टू बी इंक्रीज ऑफ द पीपल. ओके, तो यहाँ पर ये इतना सेशन ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट सेशन में और आगे जाएंगे प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर. टिल दैट, थैंक यू.